याहिया सिंवार जो हैं ये अच्छा भी काफी जी इंटरेस्टिंग तला कैरेक्टर है। जी 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 मैं थोड़ा ये ये भी जानना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये हॉस्टेज नेगोशिएशंस इजिप्ट से कतर की जानिब गई हैं, तो उसमें अब पेशरफ्त हो रही है। और आपने आईडीएफ के हवाले से भी काफी इंटरेस्टिंग बातें की। थोड़ा हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख के बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की अक्टूबर 7 को, उसके बाद उनके जो मिलिट्री अजायम हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बेसिकली हमास का जो सारा ऑपरेशन है इसको लीड कर रहे हैं याहिया सिंवार। ये बजाते खुद 22 साल जो है इसराइली जेल में रहे, कैद में रहे। और 2011 में जो निगोशिएशन हुई, जिधर फलस्तीनियों ने एक इसराइली फौजी के बदले 1040 के करीब अपने फलस्तीनी रिहा किए, और उसमें ये याहिया सिंवार थे। और अगर हम देखें जी इसराइल के पर्सपेक्टिव से, तो जंग शुरू होने के शुरू में उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव बताया था, वो ये बताया था कि हमास को हम खत्म कर देंगे, तबाह डिसमेंटल कर देंगे। जिसमें हमास की पॉलिटिकल एंटिटी और उनकी टेक्टिकल कैपेबिलिटी, जो उनकी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत है गजा से इसराइल तक, वो भी खत्म करेंगे। लेकिन अब तकरीबन 2 महीने होने को हैं, और अभी हम देखा जाता है कि आईडीएफ का कंप्लीट फेलियर है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, टैक्टिकल लेवल पे ही। ना ही वो किसी किस्म के हमास के बड़े कमांडर को अरेस्ट करने में या कत्ल करने में कामयाब हुए हैं। ना ही वो किसी किस्म का टनल नेटवर्क फाइंड करने में, उसको लोकेट करने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह हमने देखा कि 2-4 दिन पहले जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया कि हमने गजा पे अपना कंट्रोल जमा लिया है। और उसके चंद ही घंटे बाद हमास ने तल अवीव की तरफ रॉकेट्स फायर किए, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो तल अवीव में हुआ। तो इससे क्लियरली जो आईडीएफ के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमास को डिसमेंटल करना, हमास की लीडरशिप को कैप्चर या किल करना, या हमास का ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड करना, वो बिल्कुल उसमें नाकाम हुआ है। और इसके साथ साथ ही आईडीएफ का इंटेलिजेंस फेलियर भी, जो मोसाद का स्पेशली, वो इंटेलिजेंस फेलियर भी देखा जाता है कि अभी तक वो एक भी रेस्क्यू नहीं कर सके हॉस्टेजेस को, उन्हें लोकेट नहीं कर सकते, हालांकि गजा स्ट्रिप का बहुत बड़ा जो हिस्सा है उस पर वो कब्जा कर चुके हैं। और अगर तला बाकी टैक्टिक्स ये देखें बात तो आपकी सही है। मैं थोड़ा सा इसको हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मिलिटरीली क्या अचीव किया है। पॉलिटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया पूरे मामले को, पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है। अभी तक आईडीएफ जो है, इजरायली फौज जो है, उसको कोई सक्सेस नहीं हुई। लेकिन हमास को अब तक मिलिटरीली क्या हासिल हुआ है? अच्छा, मिलिटरीली हमास को देखा जाए तो उसका जो मिसाइल फायरिंग का जो नेटवर्क था, वो अभी तक उसी तरह कायम है। इसी तरह उनका जो मिलिटरीली बाकी चीजें देखें, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो इसराइली कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर इसको हम मुआवजा करें इसका ऑपरेशन कास्ट लीड से, तो इसराइल उसमें काफी तेज था, और विद इन फ्यू डेज उन्होंने गजा पे कब्जा कर लिया था। हमास का जहां तक मिलिट्री पर्सपेक्टिव है, तो हमास बेसिकली इस इसमें ये नहीं है कि इसराइल कितना जल्दी एक ऑक्युपाई करता है, दूसरा वो किस कॉस्ट पे ऑक्युपाई करता है। हम देख रहे हैं कि हमास डेली के हिसाब से उनकी वीडियोस आ रही हैं, जिसमें वो आर्मर व्हीकल्स को, टैंक्स को टारगेट कर रहे हैं। और जो ही इसराइल क्लोज पहुंच रहा है, डीपर इनटू द गजा, हमास के अटैक्स और हमले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल पे मिलिटरीली भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑक्युपेशन बढ़ रहा है। 2 दिन पहले इसराइल ने एक खबर आई इसराइली न्यूज चैनल की तरफ से, कि इसराइल ने अपने जो रिजर्व फोर्सेज हैं उसके काफी ज्यादा यूनिट्स को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है, और थाउजेंड्स के हिसाब से उन्होंने सोल्जर वापस भेज दिए हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस, जो मकरावा टैंक है इसराइल का, इसकी एक टैंक की कॉस्ट तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, 3.5 मिलियन के करीब है। तो हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ अच्छा, रही ये है।